हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका यादव और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं 12th क्लास के जीव विज्ञान विषय के दूसरे चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का 8वां भाग, जिसमें हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों पर। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक आवर्तबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ठीक है, आवर्तबीजी पुष्प के उन अंगों का नाम बताना है जहां पे नर और मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो, नर युग्मकोद्भिद का विकास पुकेशर के प्राकोश में परागकण के रूप में होता है। ठीक है, तो ये जो नर युग्मक है, ठीक है ना, जो नर युग्मकोद्भिद है, इसका विकास कहाँ होगा? पुकेशर के जो पराकोश होते हैं उसमें परागकण के रूप में होता है। ठीक है, और मादा युग्मकोद्भिद का विकास स्त्रीकेशर के अंडाशय में बीजांड के अंदर भ्रूणकोश के रूप में होता है। ठीक है, और जो मादा युग्मकोद्भिद होता है उसका जो विकास है वो कहाँ होगा बच्चों? स्त्रीकेशर के जो अंडाशय है, स्त्रीकेशर के अंडाशय में बीजांड के अंदर कहाँ? एम्ब्रियोसेक या फिर भ्रूणकोश में होता है। ठीक है, तो नर युग्मकोद्भिद का विकास कहाँ? पुकेशर के पराकोश में परागकण के रूप में होता है। ठीक है, और जो मादा युग्मकोद्भिद होता है उसका विकास कहाँ होता है? स्त्रीकेशर के अंडाशय में, कहाँ पे? बीजांड के अंदर भ्रूणकोश के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, फिर देखो अगला प्रश्न है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, और इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है ये बताना है। और क्या? इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। क्या पूछा है? जो लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी है उनके बीच में अंतर बताना है, और ये जो घटनाएं होती हैं इनके दौरान कौन सा कोशिका विभाजन होता है वो पूछा गया है। ठीक है, और इन घटनाओं के अंत में बनने वाली जो संरचना है उनके नाम पूछे। ठीक है बच्चों, तो देखो, आवर्तबीजी पादपों में लघु बीजाणुधानी का तात्पर्य परागपुर या फिर पोलन सैक से तथा गुरु बीजाणुधानी का अर्थ बीजांड से होता है। ठीक है ना, जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें जो लघु बीजाणुधानी होती है उसका जो तात्पर्य है वो किससे होता है? पोलन सैक से होता है। ठीक है बच्चों, परागपुर से होता है। और जो गुरु बीजाणुधानी होते हैं उसका अर्थ किससे होता है? बीजांड से होता है। ठीक है, अब इन दोनों में लघु बीजाणु और जो गुरु बीजाणु जनन है, ये जो घटनाएं होती हैं इन दोनों में कौन सा विभाजन होता है बच्चों? इन दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया और गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है इसमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन है उनके बीच में क्या देख रहे हैं अपन? अंतर। ठीक है, कि लघु बीजाणु जनन है वो किस प्रकार से अलग है गुरु बीजाणु जनन से। ठीक है बच्चों, तो देखो, इसमें पराग कोशों में परागपुट के विकास के समय लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। ठीक है, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। ठीक है, तो ये जो लघु बीजाणु जनन है इसमें क्या बताया जा रहा है बच्चों? कि ये जो परागकोश होते हैं, ठीक है ना, परागकोश में जो परागपुट के विकास के समय क्या होते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। ठीक है, और ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है बच्चों, और जिसके फलस्वरूप बनते हैं क्या? लघु बीजाणु या फिर परागकण बनते हैं। ठीक है, परागकोशों में क्या? परागपुट के विकास के समय क्या क्या बनती है बच्चों? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। ठीक है, फिर उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? लघु बीजाणु या फिर कहें कि परागकण बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गुरु बीजाणु जनन। तो इस प्रक्रिया में, कौन सी प्रक्रिया में? गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के दौरान बीजांड में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होकर 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसके दौरान बीजांड में क्या बनी है? बीजांड के अंदर होंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, और इसमें भी कौन सा विभाजन होगा? इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा और उनसे क्या बनेंगे? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखो, जो अगला अंतर है वो क्या है कि जो लघु बीजाणु जनन है इसमें जो परागपुट है उसमें अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं। क्या बच्चों? परागपुट में क्या बनती हैं? अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं और प्रत्येक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होकर 4 लघु बीजाणु बनते हैं और इस प्रकार इनकी संख्या अधिक होती है।
क्या बताया जा रहा है दूसरा अंतर, कि जो परागपुट होता है उसमें अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, और ये सारी क्या करती हैं, फिर ये अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाती हैं, 4 लघु बीजाणु बनाती है। मतलब कि जितनी भी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनी है वो प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है और क्या बनाती है, 4 लघु बीजाणु बनाती है, ठीक है। अब गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है, देखो एक बीजांड में केवल एक ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जिसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे केवल क्या बच्चों, जिससे केवल 4 ही गुरु बीजाणु बनते हैं, ठीक है। यानी कि जो गुरु बीजाणु जनन है इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो बीजांड में कितनी, केवल एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है और वो क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है, ठीक है बच्चों। और विभाजन के फलस्वरूप क्या बनाती है, 4 गुरु बीजाणु बनाती है। इसमें क्या हो रहा है, लघु बीजाणु जनन में क्या हो रहा है बच्चों, जो परागपुट में अनेक क्या होती हैं, अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। लेकिन गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है, बीजांड के अंदर केवल एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ठीक है बच्चों। फिर देखो अगला जो अंतर है वो क्या है, इसके सभी लघु बीजाणु कार्यशील होते हैं। मतलब कि लघु बीजाणु जनन के दौरान, ठीक है ना, की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो लघु बीजाणु, जितने भी लघु बीजाणु बन रहे हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं बच्चों, वो सभी के सभी कार्यशील होते हैं, ठीक है। और जो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है इसमें 3 निष्क्रिय होते हैं। मतलब कि 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें से कितने, जिसमें से 3 तो निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, तथा केवल एक ही कार्यशील होता है। 4 गुरु बीजाणु बनते हैं और 3 निष्क्रिय हो गए और एक क्या रहता है, क्रियाशील रहता है, ठीक है। और ये क्या बताया जा रहा है कि कार्यशील गुरु बीजाणु बीजांड द्वार से दूरस्थ वाला होता है। मतलब जिधर बीजांड द्वार होता है उससे दूसरे सिरे की ओर जो गुरु बीजाणु होता है वो क्रियाशील होता है, ठीक है बच्चों। तो अब हमने क्या देखा, हमने देखा है लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर, ठीक है। तो बच्चों अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। यहाँ पे शब्दावली दी गई है, उनको क्या करना है, उनके विकास के क्रम के आधार पे व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। तो देखो पहले है प्राक्कण, बीजाणुजन उत्तक, लघु बीजाणु चतुष्क, प्रागमात्र कोशिका और नर युग्मक, ठीक है बच्चों। इन शब्दावलियों को किसमें, इनके विकास के क्रम में, सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, बीजाणुजन उत्तक, फिर आएगी प्रागमात्र कोशिका, फिर लघु बीजाणु चतुष्क, उसके बाद में प्राक्कण, नर युग्मक, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। क्या पूछा जा रहा है, एक प्रारूपी आवर्तबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। जो आवर्तबीजी बीजांड है, ठीक है ना, उसके भागों का क्या करना है, उसके भागों के बारे में बताना है, ठीक है, और एक चित्र बनाना है, ठीक है, किसका, आवर्तबीजी बीजांड का, ठीक है बच्चों। तो जो बीजांड की संरचना होती है बच्चों वो क्या होती है, बीजांड की संरचना है वो क्या होती है, गोलाकार संरचना होती है। बीजांड होता है वो क्या होता है, एक गोलाकार संरचना होता है, ठीक है। और जो इसमें जो बीजांडाशन है, जो प्लेसेंटा, ये जो बीजांड है वो प्लेसेंटा के द्वारा किससे बच्चों, बीजांड व्रंत किससे जुड़ी रहती है। मतलब कि बीजांड है वो गोलाकार होता है, ठीक है। और ये क्या रहता है, ये किसके द्वारा बच्चों, बीजांडाशन या फिर प्लेसेंटा के साथ किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है, बीजांड व्रंत के द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। फिर देखो डायग्राम देखते हैं पहले। देखो बच्चों किसका डायग्राम है, बीजांड का डायग्राम है। तो देखो अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये कहलाता है फनिकल या फिर बीजांड व्रत, ठीक है। तो बीजांड है वो किसके द्वारा बच्चों, फनिकल या फिर बीजांड व्रंत के द्वारा किससे जुड़ा हुआ होता है, प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, बीजांड व्रंत के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बीजांड व्रंत हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों ये बीजांड व्रत हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं ये वाली संरचना ये कहलाती है भ्रूणकोश, ठीक है, ये हो गया भ्रूणकोश। अब ये जो हिस्सा है ये कहलाता है बीजांडकाय, ठीक है, ये हो गया बीजांडकाय। अब ये जो बीजांडकाय है इसको घेरे हुए 2 आवरण रहते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो आवरण है मतलब ये क्या हो गए, अध्यावरण,
ठीक है, इनको बोलते हैं अध्यावरण। तो ये जो संरचना है ये कहलाती है अध्यावरण। तो ये क्या हो गया, बीजांड काय, और बीजांड काय को घेरे हुए एक अध्यावरण होता है, जो अंदर वाला अध्यावरण होता है वो कहलाता है अंतः आवरण, ठीक है, या फिर अंतः अध्यावरण, ठीक है। और जो बाहर वाला होता है आवरण वो कहलाता है बाह्य आवरण, ठीक है। अब बच्चों ये जो आप देख रहे हो, मतलब कि जो बीजांड काय होता है उसको घेरे हुए, चारों तरफ से घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या नहीं है, अध्यावरण नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या, बीजांड द्वार, यानी कि अध्यावरण का वो भाग जहाँ पे क्या नहीं होते, अध्यावरण नहीं होते हैं, ठीक है। और ये एक जगह, इतनी सी जगह है जो बची हुई है, ये क्या कहलाती है, बीजांड द्वार कहलाती है, ठीक है। और ये जो ऊपर का जो सिरा है, यानी कि जिधर बीजांड द्वार स्थित है उधर का जो सिरा है वो क्या कहलाता है, बीजांड द्वारी सिरा कहलाता है, ठीक है बच्चों। और जो बीजांड व्रंत है वो बीजांड काय से जहां जुड़ता है उस, यानी कि यहां जुड़ रहा है, ये बीजांड व्रंत हो गया, ठीक है। और ये पूरा नीचे का हिस्सा क्या हो गया, बीजांड काय हो गया। तो बीजांड व्रंत जहां बीजांड काय से जुड़ता है वो जगह कहलाती है क्या बच्चों, हाइलम कहलाती है, ठीक है। और ये जो बीजांड द्वारी सिरा है, इसके जो विपरीत जो सिरा है वो क्या कहलाता है बच्चों, इसका विपरीत सिरा कहलाता है निभागीय सिरा, ठीक है। तो देखो बीजांड काय का वह स्थान जहां पर क्या, बीजांड काय का वह स्थान जहां पर बीजांड व्रंत से जुड़ा रहता है वो नाभिक या फिर हाइलम कहलाता है, ठीक है। और सामान्यतः पाया जाने वाला प्रतीप बीजांड में बीजांड व्रंत नाभिका से ऊपर बीजांड की काय के साथ चलकर एक कटक बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, जिसे रेफी कहते हैं, ठीक है। और बीजांड काय का आधार जहां से अध्यावरण निकलते हैं निभाग कहलाता है, ठीक है। जहां से अध्यावरण निकलते हैं वो वाला भाग क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है, ठीक है बच्चों। डायग्राम हमने देख ही लिया है पूरा। ये क्या है, भ्रूणकोश हो गया, ठीक है। भ्रूणकोश होता है, उसके अंदर क्या होती हैं, 7 कोशिकाएं होती हैं बच्चों, ठीक है ना। जो बीजांड द्वारी शिरा होता है उधर की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो अंड समुच्चय या फिर अंड उपकरण कहलाती हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक अंड कोशिका होती है और क्या होती है बच्चों, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और जो नीचे की और 2 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, इसके विपरीत भी कोशिकाएं होती हैं और इसमें बीच में क्या होती है, केंद्रीय कोशिका भी होती है, ठीक है बच्चों। फिर देखो आगे देखते हैं कि बीजांड का मुख्य शरीर एक बीजांड काय का बना होता है, ठीक है। हमने देख लिया है डायग्राम में। तो जो बीजांड होता है उसका मुख्य शरीर है वो किससे बना होता है बच्चों, बीजांड काय का बना होता है, जिसमें भ्रूणकोश रहता है, ठीक है। देखो ये क्या हुआ, ये क्या हो गया बच्चों, ये बीजांड काय का हिस्सा है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, भ्रूणकोश हो गया, ठीक है। तो बीजांड काय के अंदर क्या होता है, भ्रूणकोश होता है, ठीक है। फिर देखो आगे, बीजांड काय प्राय 1 या 2 आवरणों से घिरा रहता है जिन्हें अध्यावरण कहते हैं। ये भी हमने देख लिया है, जो बीजांड काय होता है वो 1 या 2 किससे, आवरणों से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है, जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, जिन्हें अध्यावरण कहते हैं, ठीक है। फिर बाहरी आवरण को बाह्य अध्यावरण तथा अंदर वाले आवरण को अंतः आवरण कहते हैं, अंतः आवरण या फिर अंतः अध्यावरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। कि जो बीजांड काय होता है वो 1 या 2 किससे, अध्यावरणों या फिर आवरणों से ढका हुआ होता है, ठीक है। और ये जो आवरण होते हैं ये क्या कहलाते हैं, अध्यावरण कहलाते हैं, ठीक है। जो बाहर की तरफ जो आवरण होता है वो बाह्य अध्यावरण कहलाता है, जो अंदर की तरफ होता है वो जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है, अंतः अध्यावरण, ठीक है। फिर देखो बीजांड पर अध्यावरणों की संख्या 2 होने पर द्वि अध्यावरणी, यानी कि बीजांड के ऊपर अभी हमने जो बीजांड देखा उस पे 2 अध्यावरण थे, ठीक है ना। तो वो कौन सा, वो द्वि अध्यावरणी कहलाएगा, ठीक है ना। अगर बीजांड पे अध्यावरणों की संख्या कितनी, 2 है, तो वो क्या कहलाता है, वो द्वि अध्यावरणी कहलाता है, ठीक है बच्चों। तथा 1 होने पर, बीजांड के ऊपर 1 अध्यावरण होने पर वो क्या कहलाता है, एक अध्यावरणी बीजांड कहलाता है, ठीक है बच्चों। और कुछ बीजांड ऐसे भी होते हैं जिन पे क्या नहीं होता है बच्चों, कुछ बीजांड ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर अध्यावरण अनुपस्थित रहता है, ठीक है। उनके ऊपर अध्यावरण नहीं रहता है, तो वो जो बीजांड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं बीजांड रहित या बीजांड अध्यावरण रहित, ठीक है ना। जो बीजांड है जिसके ऊपर क्या नहीं है, अध्यावरण नहीं है, तो ऐसे बीजांड को कहते हैं अध्यावरण रहित बीजांड, ठीक है बच्चों। फिर देखो अध्यावरण बीजांड काय को चारों ओर से घेरे रहता है, ये तो हमने देख ही लिया था,
ठीक है बच्चों, सिर्फ एक सकरा द्वार बनाता है, ठीक है ना। हमने देखा था जो बीजांड द्वार हमने देखा था, जहां पे क्या नहीं था, जहां पे अध्यावरण है वो किसको, बीजांडकाय को घेरे हुए नहीं था, ठीक है ना। तो उसी सिरे की बात, उसी सकरे द्वार की बात हो रही है यहाँ पे कि सिर्फ एक सकरा द्वार बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक है बच्चों। फिर देखो, बीजांड का बीजांड द्वार प्राग नलिका को बीजांड में प्रवेश करने देता है। मतलब कि ये जो बीजांड द्वार है इसका काम क्या है, तो बच्चों जब प्राग नलिका होती है, ठीक है ना, प्राग नलिका है वो बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, कौन से द्वार से बच्चों, बीजांड द्वार के माध्यम से, ठीक है। फिर आगे देखो, बीजांडकाय में बीजांड द्वार के समीप भ्रूणकोश पाया जाता है, ठीक है ना। बीजांडकाय में जो बीजांड द्वार होता है उसके समीप क्या होता है, भ्रूणकोश होता है, ठीक है। और भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है। भ्रूणकोश है उसके अंदर क्या होती हैं, 7 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। और बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 कोशिकाएं हैं वो अंड उपकरण या अंड समुच्चय बनाती हैं। ये हमने पढ़ ही लिया था बच्चों, ठीक है ना। जो बीजांडकाय होता है उसके अंदर की तरफ क्या होता है, बीजांडकाय के अंदर होता है बच्चों क्या, भ्रूणकोश, ठीक है। और भ्रूणकोश है उसके अंदर कितनी कोशिकाएं होती हैं, 7 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। भ्रूणकोश है उसमें कितनी, 7 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है, जिधर बीजांड द्वार होता है उधर की जो कोशिकाएं हैं, उधर की जो 3 कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, वो 3 कोशिकाएं हैं वो अंड उपकरण या फिर अंड समुच्चय कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। और अंड उपकरण में स्थित जो बीच की कोशिका है वो बड़ी होती है और नाशपाती के आकार की होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे अंड कोशिका कहा जाता है, ठीक है बच्चों। जिधर बीजांड द्वार है उधर की ओर जो 3 कोशिकाएं स्थित होती हैं वो क्या बनाती हैं, अंड उपकरण बनाती हैं। और उन 3 में से भी एक कोशिका क्या होती है, बड़ी होती है और नाशपाती के आकार की होती है, जो क्या कहलाती है बच्चों, जो अंड कोशिका कहलाती है, ठीक है ना। और इसके साथ जो 2 कोशिकाएं होती हैं वो जो शेष 2 कोशिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं बच्चों, वो सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं, ठीक है। फिर आगे देखो, निभाग की ओर स्थित 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं या फिर एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ठीक है ना। अब ये निभाग की ओर से क्या मतलब है, हमने देखा कि जिधर बीजांड द्वार होता है, ठीक है ना, बीजांड का जिधर बीजांड द्वार होता है वो वाला सिरा क्या कहलाता है, बीजांड द्वारी सिरा कहलाता है, ठीक है। उसके विपरीत जो सिरा होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, वो निभागीय सिरा या फिर निभाग कहलाता है, ठीक है। तो निभागीय सिरे की तरफ या निभाग की तरफ स्थित जो 3 कोशिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं या एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं, ठीक है। और बच्चों फिर है भ्रूणकोश के मध्य केंद्रीय कोशिका उपस्थित होती है, ठीक है ना। अब भ्रूणकोश होता है उसके मध्य में क्या होती है, उसमें केंद्रीय कोशिका होती है मध्य के अंदर, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्र उपस्थित होते हैं। मतलब कि जो बीच के अंदर, ठीक है ना, जो भ्रूणकोश है उसके बीच के अंदर की जो कोशिका होती है वो केंद्रीय कोशिका कहलाती है। और ये जो केंद्रीय कोशिका होती है इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, इसके अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ठीक है। फिर देखो, ध्रुवीय केंद्रक बाद में संयुक्त होकर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो ध्रुवीय कोशिका होती है, ये जो केंद्रीय कोशिका होती है, इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, इसके अंदर जो 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं वो बाद में क्या हो जाते हैं, ध्रुवीय केंद्र से संयुक्त होकर, मतलब जो केंद्रीय कोशिका के अंदर क्या होते हैं, 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ठीक है। ये बाद में संयुक्त होकर क्या बना लेते हैं, द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। फिर देखो, अगला प्रश्न है, आप मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुज विकास से क्या समझते हैं, ठीक है। तो जो मादा युग्मकोद्भिद का एक बीजाणुज विकास क्या होता है वो बताना है। तो देखो बच्चों, जब गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया हुई तो हमने क्या देखा कि 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, ठीक है ना। एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ठीक है ना, और उससे क्या बनते हैं, उससे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो 4 गुरु बीजाणु होते हैं उसमें 3 तो क्या होते हैं, 3 तो सक्रिय नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही सक्रिय होता है। 3 जो गुरु बीजाणु होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। तो एक गुरु बीजाणु है, ठीक है ना, तो जो मादा युग्मकोद्भिद है उसका विकास किससे होगा, एक गुरु बीजाणु से ही होगा ना, क्योंकि 3 तो क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। तो वही बात बतानी है इसमें। तो देखो, बीजांड में जब गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, अर्थात जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उसमें कितने बच्चों, 4 गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है।
इनमें से ऊपर की 3 गुरु बीजाणु कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती हैं बच्चों, नष्ट हो जाती हैं, तथा शेष एक सबसे नीचे का गुरु बीजाणु ही क्रियाशील रहता है। ठीक है, वही बात बताई गई है कि जो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है उसमें जो क्या होता है, उसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो अर्धसूत्री विभाजन करती है और कितने 4 गुरु बीजाणु बनाते हैं। ठीक है, 4 में से जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो एक सबसे नीचे का गुरु बीजाणु होता है वो क्या रहता है बच्चों, वो क्रियाशील रहता है। ठीक है, तो फिर यही क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद का विकास करता है और इस प्रकार अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। ठीक है ना, कि 4 में से कितने 3 तो क्या हो गए, नष्ट हो गए, एक ही गुरु बीजाणु बचा और वो जो कार्यशील गुरु बीजाणु था वो क्या करता है, वो एक कार्यशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद या फिर कहें कि भ्रूणकोश का विकास करता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं अपन कि एक अकेले गुरु बीजाणु से किसका क्या बन रहा है बच्चों, भ्रूणकोश बनने की क्या होती है विधि है वो क्या कहलाती है, एक बीजाणुज विकास कहलाती है। ठीक है, फिर देखो प्रश्न संख्या 6, एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के 7 कोशिकीय व 8 न्यूक्लिएट या केंद्रक प्रकृति की व्याख्या करें। ठीक है ना, क्या बताया जा रहा है, जो मादा युग्मकोद्भिद होता है, परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है, उसमें क्या होती है 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है ना, इसकी व्याख्या करनी है। तो देखो बच्चों, सक्रिय गुरु बीजाणु अगुणित तथा मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ठीक है, जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है वो एक तो क्या होता है, अगुणित होता है। ठीक है, और ये मादा युग्मकोद्भिद की क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है। ठीक है बच्चों, अर्थात सक्रिय गुरु बीजाणु से ही मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ये हमने पहले पढ़ लिया है कि क्या जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है उसी से क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ठीक है बच्चों, फिर देखो इसी कोशिका को भ्रूणकोश मात्र कोशिका भी कहते हैं। ठीक है ना, मादा युग्मकोद्भिद बोल दो या फिर भ्रूणकोश बोल दो, तो इस कोशिका को क्या कहते हैं, इस कोशिका को भ्रूणकोश मात्र कोशिका भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर सक्रिय गुरु बीजाणु आकार में बढ़ता है। ठीक है, जिससे इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं प्रकट हो जाती हैं। जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है वो क्या करता है, अपने आकार में वृद्धि करता है। ठीक है ना, अपना आकार बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, जिससे क्या होती है, जिससे छोटी छोटी रिक्तिकाएं प्रकट हो जाती हैं। जिससे क्या होता है बच्चों, छोटी छोटी रिक्तिकाएं प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, फिर देखो गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 समसूत्री विभाजन होने से, जो गुरु बीजाणु है उसके केंद्रक में कितने 3 समसूत्री विभाजन होते हैं बच्चों। ठीक है, 3 समसूत्री विभाजन से 8 केंद्रक बनते हैं। ठीक है ना, और प्रथम विभाजन से बने 2 केंद्रकों में से एक एक केंद्रक है वो विपरीत ध्रुवों की ओर स्थित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों से क्या मतलब है कि क्या बीजांड द्वार की तरफ चले जाते हैं और निभाग की तरफ चले जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो क्या बीजांड द्वार तथा निभाग की ओर चले जाते हैं। विपरीत सिरे हो गए दोनों। ठीक है, बीजांड द्वार का विपरीत सिरा क्या हो गया, निभाग हो गया, निभाग का विपरीत सिरा क्या हो गया, बीजांड द्वार हो गया। ठीक है, तो गुरु बीजाणु के केंद्रक में क्या होते हैं बच्चों, 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप कितने केंद्रक बनते हैं, 8 केंद्रक बनते हैं। ठीक है ना, और जो प्रथम विभाजन होता है उससे बने 2 केंद्रकों में से एक एक केंद्रक है वो किधर चला जाता है, विपरीत ध्रुव की तरफ चला जाता है। मतलब एक तो किधर चला जाएगा, बीजांड द्वार की तरफ चला जाएगा, और दूसरा है वो किधर चला जाएगा, दूसरा है वो चला जाएगा निभाग की ओर। ठीक है, फिर देखो बच्चों, प्रत्येक केंद्रक पुनः 2 बार विभाजित होकर 4-4 केंद्रक बनाते हैं। अब ये जो केंद्रक थे ये पुनः क्या करेंगे, पुनः विभाजित होंगे और क्या बना लेंगे, 4-4 केंद्रक बना लेंगे। ठीक है बच्चों, अर्थात कुल 8 केंद्रक हो जाते हैं। ठीक है, केंद्रकों की संख्या कितनी हो गई, 8। फिर धीरे धीरे गुरु बीजाणु आकृति में बढ़कर एक थैले के समान हो जाता है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। अब क्या होगा, अब ये जो गुरु बीजाणु है ये क्या करेगा, अपनी आकृति में वृद्धि कर लेगा और किस प्रकार, थैले के समान हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों, थैले के समान हो जाता है, और जिसे क्या कहा जाता है, जिसे ही एम्ब्रियोसेक या फिर भ्रूणकोश कहा जाता है। ठीक है बच्चों, फिर देखो इसमें प्रत्येक ध्रुव पर 4-4 केंद्रक होते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक ध्रुव पे कितने कितने केंद्रक होते हैं, कौन से ध्रुवों की बात हो रही है, बीजांड द्वार की तरफ और निभाग की तरफ। ठीक है ना, प्रत्येक ध्रुव पर कितने बच्चों, 4-4 केंद्रक होते हैं। ठीक है ना,
दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक कोशिका के केंद्रक की ओर आने लगता है, ठीक है ना। अब जो दोनों ध्रुव थे उनमें से एक एक केंद्रक है वो किधर आने लग जाएगा, एक एक केंद्रक है वो किधर बच्चों, केंद्रक कोशिका की तरफ आने लग जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो इन केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, मतलब कि कितने, जो दोनों ध्रुव थे, जो क्या था, जो बीजांडद्वारी शिरा था और जो निभागीय शिरा था ना, इन दोनों, इन पे क्या थे, चार चार केंद्रक थे। इनमें से एक एक है, एक किधर से, एक बीजांडद्वार की तरफ से और एक निभाग की तरफ से एक एक केंद्रक है वो कहाँ जाता है, केंद्रीय कोशिका की तरफ आ जाता है, ठीक है ना। फिर क्या बताया जा रहा है कि ये जो केंद्र कोशिका की तरफ आ जाते हैं, इन केंद्रकों को क्या कहते हैं, इन केंद्रकों को कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक, ठीक है बच्चों। फिर देखो ये दोनों केंद्रक कोशिका के मध्य में आकर संयुक्त होकर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों केंद्रक हैं वो क्या हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बना लेंगे बच्चों, ये बना लेंगे द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बना लेंगे, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों ध्रुवों पर शेष रहे तीन तीन केंद्रक अपने चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित करके कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। अब ये जो दोनों ध्रुवों पे कितने, तीन तीन केंद्रक बच गए, ठीक है ना। अब ये क्या कर लेंगे, अपने चारों तरफ कोशिका द्रव्य को एकत्रित कर लेंगे, ठीक है, और कोशिकाओं का निर्माण कर लेंगे, ठीक है बच्चों। फिर देखो बीजांड द्वार की ओर स्थित कोशिकाएं अंड समुच्चय या अंड उपकरण का निर्माण करती हैं, ठीक है बच्चों। जो बीजांड द्वारी शिरा होता है उसकी तरफ की जो तीन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, उसकी तरफ जो तीन कोशिकाएं होती हैं वो अंड समुच्चय या फिर अंड उपकरण का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब ये जो अंड समुच्चय होता है इसमें से एक तो अंड कोशिका होती है तथा दो क्या होती हैं, दो सहायक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अंड कोशिका होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है और नाशपाती के आकार की होती है, ठीक है बच्चों। तो क्या पढ़ा अपन ने कि जो अंड समुच्चय है उसमें तीन कोशिकाएं होती हैं, उनमें से एक अंड कोशिका होती है और दो शेष होती हैं वो क्या होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है बच्चों। फिर देखो दूसरे ध्रुव अर्थात निभाग की ओर वाली तीनों कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है ना। अब जो निभाग की ओर तीन कोशिकाएं थी, ठीक है ना, निभाग की ओर जो तीन कोशिकाएं थी वो क्या बनाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं, ठीक है। डायग्राम में देखते हैं, चलो। अब ये वाला शिरा कौन सा हो गया, ये हो गया बच्चों कौन सा, बीजांडद्वारी शिरा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इधर क्या है, सहायक कोशिका और अंड कोशिका है, ठीक है ना। तो बच्चों ये वाली जो बड़ी कोशिका आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है अंड कोशिका, ठीक है। और ये सहायक कोशिका है और एक इसके पीछे एक और सहायक कोशिका होती है, ठीक है। और बच्चों ये जो नीचे आप देख रहे हैं, नीचे कौन सा शिरा हो गया, अब ये बीजांडद्वारी शिरा है तो इसका विपरीत शिरा क्या होगा बच्चों, निभागीय शिरा, ठीक है ना। अब निभागीय शिरे की तरफ जो तीन कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, एंटीपोडल कोशिकाएं या फिर अपभ्रष्टीय प्रतिवैशांत कोशिकाएं या फिर प्रतिमुखी कोशिकाएं, ठीक है। और बीच में क्या बच्चों, बीच में होती है क्या, केंद्रीय कोशिका, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होते हैं बताओ, जिसके अंदर दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है ये क्या है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है, ठीक है ना। इसमें दो केंद्रक होते हैं और एक क्या होता है, एक नर युग्मक, ठीक है ना, एक नर युग्मक आकर इनसे क्या कर लेता है, संलयन कर लेता है, तो क्या बना देता है वो, फिर बनता है क्या, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है, ठीक है बच्चों। फिर आगे हम बात करते हैं, इस प्रकार एक गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद, इस प्रकार एक गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का निर्माण करता है, ठीक है ना। और अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश का विकास इसी प्रकार से होता है। अधिकांश जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उसमें जो भ्रूणकोश का विकास है वो इसी प्रकार से होता है, ठीक है बच्चों। अब प्रश्न संख्या 7 क्या पूछा जा रहा है, उन्मिल परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है, क्या उन्मिल्य पुष्पों में परागण संपन्न होता है, अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो देखो वायोला या फिर पांसी, ओक्जेलिस तथा कोमेलिना या फिर कहेगी कैनकोवा दो प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। कौन कौन से पुष्प, उन्मिल परागणी पुष्प, ठीक है ना, और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं अनुन्मूल्य पुष्प, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं उन्मिल
प्रागणी पुष्पों के बारे में, ठीक है। और ये जो पुष्प होते हैं, मतलब कि जो उन्मील प्रागणी पुष्प होते हैं, ये अन्य पुष्पों के समान ही होते हैं, ठीक है। इनके जो परागकोश और वर्तिकाग्र है वो क्या रहते हैं, अनावर्त रहते हैं, ठीक है बच्चों। फिर देखो अनुन्मील्य प्रागणी पुष्प, ठीक है ना। अब ये जो पुष्प होते हैं ये कभी भी अनावर्त नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये वाले जो पुष्प होते हैं ये क्या होते हैं, कभी भी अनावर्त नहीं होते हैं, मतलब ये कभी खुलते नहीं है, ठीक है बच्चों। फिर इस प्रकार के पुष्पों में क्या होता है, परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं। मतलब कि जो अनुन्मील्य पुष्प होते हैं, ठीक है ना, इनमें क्या होता है, इनमें जो परागकोश होता है और जो वर्तिकाग्र होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं, ठीक है। जब पुष्प कलिका में क्या होगा, पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होता है, तब क्या होगा, परागकण है वो वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर क्या करेंगे बच्चों, आकर परागण को प्रभावित करते हैं। अतः अनुन्मील्य प्रागणी पुष्प सदैव क्या होते हैं, स्वयुग्मक होते हैं, ठीक है। और उन्मील प्रागणी पुष्प अन्य पौधों की भांति, पुष्पों की भांति ही क्या रहते हैं, अनावर्त होने से इनमें क्या होती है, इनमें पर परागण की संभावना रहती है। मतलब क्या हुआ कि देखो वायोला, ओक्जेलिस और कैनकोवा, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इनमें दो प्रकार के फूल बनते हैं। कौन कौन से, एक तो उन्मील प्रागणी पुष्प और एक होते हैं अनुन्मील्य प्रागणी पुष्प, ठीक है। इनमें क्या होता है, जो उन्मील प्रागणी पुष्प होते हैं वो तो सामान्य फूलों की तरह ही होते हैं, ठीक है। उसके जो परागकोश हैं और जो वर्तिकाग्र है वो क्या रहते हैं, वो अनावर्त ही रहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो उन्मील प्रागणी पुष्प है ये क्या होते हैं, ये कभी भी क्या नहीं होते, खुलते नहीं है, मतलब कि ये अनावर्त नहीं रहते हैं, ये हमेशा बंद रहते हैं, खुलते नहीं है, ठीक है बच्चों। अब इन पुष्पों में क्या होता है, इन पुष्पों में जो परागकोश और वर्तिकाग्र है वो एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं, ठीक है। पास पास स्थित होंगे तो जैसे ही परागकोश फटेगा उससे परागकण निकलेगा, वो कहाँ पहुंच जाएगा, वर्तिकाग्र के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल प्लांट होते हैं, मतलब जो सामान्य पुष्प होते हैं, ठीक है ना, जो इसमें क्या होते हैं, उन्मील प्रागणी पुष्प होते हैं वो सामान्य, इनमें क्या होता है, अन्य पौधों की तरह क्या होता है, अन्य पौधों के पुष्पों की तरह इनमें जो परागकोश और वर्तिकाग्र होते हैं वो क्या रहते हैं, खुले हुए रहते हैं। तो इनमें पर परागण की संभावना रहती है। किनमें, जो उन्मील प्रागणी पुष्प होते हैं उनमें पर परागण की संभावना रहती है। और जो अनुन्मील्य प्रागणी पुष्प होते हैं वो सदैव क्या रहते हैं, वो सदैव स्वयुग्मक रहते हैं, ठीक है बच्चों। फिर देखो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, पुष्पों द्वारा स्व परागण रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्य नीति का विवरण दे। मतलब कि पुष्पों के द्वारा स्व परागण रोकने के लिए विकसित की गई कार्य नीतियों के बारे में बताना है, 2 के बारे में। तो देखो बच्चों, कुछ पौधों में पुष्पों में दोनों लिंग अर्थात पुंकेसर व जायांग स्थित होने के बावजूद भी इस प्रकार की कार्य नीति होती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण उसमें स्व परागण नहीं हो पाता है। मतलब कि कुछ पौधे हैं उनके पुष्पों में क्या होता है, उनके पुष्पों में दोनों लिंग अर्थात क्या, जो पुंकेसर और जायांग दोनों स्थित होते हैं, उसके बावजूद भी उनमें क्या नहीं होता है, उसके बावजूद भी उनमें स्व परागण नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो क्यों नहीं हो पाता है कि उनमें कुछ ऐसी कार्य नीति होती है जिसकी वजह से स्व परागण नहीं हो पाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इस प्रकार की 2 कार्य नीति, ठीक है ना, 2 कार्य नीति बताइए। पहली क्या होती है, एक लिंगता। तो देखो कुछ पौधों में पुष्प एक लिंगी होते हैं, ठीक है ना, कुछ जो पौधे होते हैं उनमें पुष्प क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, ठीक है। ऐसे पुष्पों में या तो पुंकेसर या जायांग होता है। जो एक लिंगी पुष्प होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है बच्चों, उनमें एक पुष्प है वो या तो क्या होगा, उस पे पुंकेसर होगा या फिर क्या होगा बच्चों, जायांग होगा, ठीक है ना। फिर देखो जिन पुष्पों में केवल पुंकेसर होते हैं उन्हें पुंकेसरी, ठीक है ना, और जिन पुष्पों में केवल अंडक ही मिलते हैं उन्हें स्त्री केसरी कहते हैं। यानी कि ऐसे पुष्प जिनमें क्या होते हैं, सिर्फ पुंकेसर उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पुंकेसरी कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे पुष्प जिनमें क्या होते हैं, सिर्फ अंडक होते हैं या फिर कहें कि जायांग होते हैं, सिर्फ जायांग होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, स्त्री केसरी कहा जाता है। और इसका उदाहरण क्या है, पपीता, ठीक है। पपीता होता है, उसका जो नर पौधा है वो अलग होता है और जो मादा पौधा है वो अलग रहता है, ठीक है। तो एक लिंगी पौधा कौन सा हो गया, पपीता। एक लिंगी पादप है, एक लिंगी पौधे का उदाहरण क्या रहा, हो गया बच्चों, पपीता। पपीता के अंदर जो नर है, नर और मादा पुष्प है वो अलग, मादा पौधे हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर देखो स्वबंधता, इसमें क्या होता है, देखो कुछ पौधों में
एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर भी अंकुरित नहीं होता है। कुछ ऐसे पौधे हैं प्रकृति में जिनमें एक पुष्प है, उसका जो परागकण है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो वो क्या नहीं होता है बच्चों, वो अंकुरित नहीं होता है। ठीक है, और इस प्रकार के परागण में अंडक भी उद्दीपन नहीं होता है, उद्दीपित नहीं होता है। मतलब कि इस प्रकार का जो परागण है, मतलब कि उसी पुष्प का परागकण उस वर्तिकाग्र पर पहुंच गया है, तो वो जो अंडक है वो क्या नहीं होगा, उद्दीपित नहीं होगा। ठीक है, इस दशा को ही क्या कहते हैं, स्वयंबद्धता कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो उदाहरण क्या है, राखी बेल, अंगूर एवं सेव। ठीक है ना, स्वयंबद्धता में क्या किसके उदाहरण दिए गए हैं, क्या उदाहरण है, एक तो अंगूर है, राखी बेल है और सेव है। ठीक है बच्चों, तो स्वयंबद्धता पैतृक गुण है। ठीक है, स्वयंबद्धता क्या होती है, एक पैतृक गुण होता है। ऐसा माना जाता है कि जब स्वपरागण होता है तो वर्तिका तथा वर्तिकाग्र की कोशिकाएं क्या करती हैं, कुछ ऐसे रासायनिक यौगिक स्रावित करती हैं जिसके फलस्वरूप परागण निसफल हो जाता है। यानी कि जो वर्तिका और वर्तिकाग्र की कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, कुछ रासायनिक यौगिकों का श्रावण करती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है बच्चों, जो परागण हुआ है वो क्या हो जाता है, निसफल हो जाता है। ठीक है बच्चों, और इन रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण क्या हो सकते हैं, निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। कौन कौन से, देखो, परागकोश से परागनली निकलते ही नष्ट हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, कई पौधे होते हैं जिनमें परागकोश से क्या निकली, परागकोश से निकली परागनली। ठीक है, और वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, फिर परागकण से निकली परागनली बहुत ही मंद वृद्धि करती है। ठीक है ना, अब जो परागकण से निकली हुई जो परागनली है वो बहुत ही कम या फिर मंद वृद्धि करती है, और परपरागण द्वारा आए हुए परागकण की परागनली बीजांड में पहले प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना, क्या हुआ, जो परागकण है उससे निकली जो परागनली है वो क्या हो जाएगी, वो मंद वृद्धि कर रही है, इससे पहले क्या होगा, उसमें परपरागण हो जाएगा, जिसकी वजह से जो परागकण आया है उसकी परागनली पहले कहाँ पहुंच जाएगी, पहले बीजांड में पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर देखो वर्तिका में बढ़ती हुई परागनली वापस ऊपर की ओर मुड़ जाती है। वर्तिका में क्या हो गया, वर्तिका के अंदर क्या बढ़ रही है, परागनली बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, फिर ये परागनली बढ़ती हुई फिर क्या हो जाती है, ये वापस ऊपर की ओर ही मुड़ जाती है। ठीक है, जिससे क्या नहीं होता, जिससे स्वपरागण नहीं हो पाता। ठीक है, फिर वर्तिका और वर्तिकाग्र मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं, और ये सभी प्रभाव स्वपरागण को रोकते हैं। वर्तिका और वर्तिकाग्र क्या हो जाते हैं, मुरझा के क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, स्वपरागण नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों, इस कारण ऐसे पुष्पों में सदैव परपरागण होता है, जैसे आर्किड, मालवा और चाय की जातियों में स्वयंबद्धता मिलती है। यानी किस किस के अंदर बच्चों, आर्किड में, मालवा में और चाय की पत्तियां होती हैं, उनमें क्या मिलती है, उनमें स्वयंबद्धता मिलती है। ठीक है बच्चों, अब देखो स्व अयोग्यता क्या है, स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, क्यों नहीं पहुंच पाती है, देखो प्रकृति में कुछ पौधों में दूसरे पादपों से प्राप्त परागकणों के द्वारा ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, प्रकृति में कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें दूसरे पादपों के द्वारा प्राप्त परागकण है, उनके द्वारा ही क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, और इनका बीजांड स्वयं के परागकणों के द्वारा निषेचित नहीं होता है। इनका जो बीजांड होता है उसमें अगर स्वयं के परागण आ भी गए हैं तो उनमें क्या होता है, निषेचित नहीं होता है। ठीक है, प्रकृति में इसके लिए पुष्पों में अनेक प्रकार की अनुकूलता या लक्षण होते हैं, जैसे कि एकलिंगता जिसकी हमने अभी बात करी है, भिन्न काल परिपक्वन तथा हरकोगेमी इत्यादि के रूप में प्रदान किए हैं। ठीक है ना, और इन अनुकूलन विशेषताओं के कारण पौधों में स्वपरागण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है ना, ये जो विशेषताएं होती हैं इसके कारण पौधे में क्या नहीं हो पाती है बच्चों, इसके कारण पौधे के अंदर क्या नहीं हो पाता है, स्वपरागण नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर देखो सभी कारणों से बढ़कर स्व अयोग्यता या स्व अनिश्चितता एक ऐसा कारण है जिसके द्वारा प्राकृतिक रूप से परपरागण या परप्रजनन की प्रक्रिया को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। क्यों, क्योंकि अगर स्वपरागण नहीं होगा तो उसमें निषेचन तो होना ही है, तो किसके माध्यम से होगा, परपरागण के माध्यम से होगा, जिससे क्या होगा, परपरागण को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। ठीक है, स्व अनिश्चितता से तात्पर्य है कि एक ही पौधे से उत्पन्न कार्यशील नर एवं मादा युग्मकों के आपस में संयोजित होने से विफलता एवं बीज निर्माण का नहीं हो पाना है। ठीक है ना, क्या बताया जा रहा है कि एक ही पौधे से उत्पन्न जो कार्यशील नर और मादा युग्मक है वो आपस में संयोजित
होने की विफलता से क्या जो बीज का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है। और अन्य शब्दों में कहें तो क्या किसी पुष्प में स्व परागण एवं निषेचन की क्रिया का बाधित होना स्व अयोग्यता या स्व अनिश्चितता कहलाता है, ठीक है। क्या कि निषेचन, स्व परागण के एवं निषेचन की जो क्रिया है वो बाधित हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे स्व अयोग्यता या स्व अनिश्चितता कहते हैं, ठीक है बच्चों। आकारिकी रूप से स्व अनिश्चितता दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, देखो। विषम रूपी, इसमें क्या होता है बच्चों, देखो जब एक ही प्रजाति में 2 या 3 प्रकार की वर्तिकाओं के अकार्य रूप से विभेदित पौधे पाए जाते हैं तो इस प्रकार के अकार्यकी रूप से भिन्न एक ही प्रजाति के पादप स्व अनिश्चितता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और यह स्थिति प्रिमरोज के पौधों में पाई जाती है, मतलब विषम रूपी है ये जो स्थिति है ये किसके अंदर बच्चों, प्रिमरोज पौधे के अंदर पाई जाती है। और इसका मुख्य कारण क्या है, पुष्पों में विषम वर्तिकाग्रता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जब एक ही पादप में 2 या 3 प्रकार की क्या होती हैं बच्चों, वर्तिकाओं के अकार्यकीय रूप से विभेदित पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनमें स्वनिषेचन नहीं हो पाता है। और इसका उदाहरण क्या है, प्रिमरोज, ठीक है। फिर देखो इस पादप की प्रजाति है वो 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, कौन से, एक तो पिनाइड पुष्प। इसमें क्या होता है, देखो जो पिनाइड पुष्प होते हैं बच्चों, इन पुष्पों में वर्तिका क्या रहती है, लंबी रहती है। और जो पुकेशर होता है वो क्या रहता है, पुकेशर है वो छोटा रहता है, ठीक है बच्चों। अतः एक ही पुष्प के परागकण हैं वो इसकी वर्तिका पर नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि पिनोइड पुष्प होते हैं, इनमें क्या होता है, पिनोइड पुष्प है वो क्या होते हैं बच्चों, इनमें पुष्पों में जो वर्तिका होती है वो तो क्या होती है, लंबी रहती है, ठीक है। और जो पुकेशर होते हैं वो छोटे रहते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, एक ही पुष्प के जो परागकण है वो उस पुष्प की वर्तिका कर नहीं पहुंच पाते, ठीक है। फिर देखो थर्मोइड पुष्प, इसमें क्या होता है, इन पुष्पों में पुकेशर एवं परागकण बड़े होते हैं, मतलब कि ये जो थर्मोइड पुष्प होते हैं इनमें क्या हो जाएगा, इनमें पुकेशर है वो बड़े रहते हैं, ठीक है। तथा वर्तिकाग्र है और वर्तिका है वो छोटे होते हैं। जो पुकेशर होते हैं, ठीक है, वो तो बड़े होते हैं और जो वर्तिका और वर्तिकाग्र हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के पुष्पों की बात हमने करी है, पिनोइड पुष्प और थर्मोइड पुष्प, ठीक है ना। तो पिनोइड पुष्प होते हैं उनमें वर्तिका लंबी होती है, पुकेशर छोटे होते हैं। थर्मोइड पुष्प होते हैं उनमें क्या होता है, पुकेशर लंबे होते हैं और वर्तिका क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है बच्चों। फिर देखो समरूपी अनिश्चितता, इस प्रकार की स्वनिषेचन विफलता या अनिश्चितता एक ही प्रजाति के एवं अकार्यकी रूप से समान पौधों के बीच में पाई जाती है, ठीक है ना। ये जो समरूपी अनिश्चितता है वो क्या होती है, ये जो स्वनिषेचन की विफलता है, ठीक है ना, ये एक ही प्रजाति के अकार्यकी रूप से समान पौधों के बीच में पाई जाती है, ठीक है बच्चों। फिर देखो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, क्या पूछा जा रहा है, बैगिंग या थैली लगाना तकनीक क्या है और पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है। देखो बच्चों बैगिंग में क्या होता है, इसमें जो पुष्प होता है उसका क्या कर लिया जाता है, पुष्प होता है उसका जो प्राकोष होता है वो जब अपरिपक्व अवस्था में होता है तो उसको काट दिया जाता है, ठीक है, काट दिया जाता है और उस पौधे को क्या कर दिया जाता है, उस पौधे को बैग से, ठीक है ना, बैग से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और जब क्या होता है उस पौधे की जो वर्तिका है, ठीक है ना, जो वर्तिकाग्र है वो क्या हो जाता है, जब सुग्राही होता है तो उस पे दूसरे पौधे के क्या लाते हैं, परागकण लाते हैं, उस पर बिखेर देते हैं, ठीक है, और उसको वापस से फिर क्या कर दिया जाता है, बैग से बांध दिया जाता है, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है, बैगिंग कहलाती है। फिर देखो देखते हैं क्या है, बैगिंग या थैली लगाने की तकनीक का उपयोग संकरण प्रयोग में करते हैं, ठीक है ना। जब संकरण प्रयोग करते हैं तब ये वाली जो प्रक्रिया है, बैगिंग की जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, तब करते हैं, ठीक है बच्चों। यदि कोई पुष्प है वो क्या है, द्विलिंगी है, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें पुकेशरों को क्या करते हैं, जब वो पुकेशर होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिपक्व अवस्था में होते हैं तो उन्हें क्या कर दिया जाता है बच्चों, चिमटी की सहायता से हटा देते हैं और इसी क्रिया को विपूषण कहते हैं। यानी कि अगर प्लांट है, जो पुष्प है वो क्या है, द्विलिंगी है, ठीक है ना, तो उसमें जो पुकेशर होते हैं जब वो अपरिपक्व अवस्था में होते हैं तो उसको चिमटी की सहायता से हटा दिया जाता है और ये जो क्रिया है ये क्या कहलाती है, विपूषण कहलाती है, ठीक है। और इन विपोषित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से ढक देते हैं, ठीक है ना। और ये जो थैली है ये बटर पेपर के पतले कागज की बनी होती है, ठीक है बच्चों, जिससे इस पुष्प के वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सकता है, ठीक है ना। अब विपोषित पुष्प है
ठीक है ना, उसमें उपयुक्त आकार की थैली से उसको ढक दिया, तो उससे क्या होगा, इससे जो अवांछित पराग होते हैं उससे जो वर्तिकाग्र है वो बच जाती है। ठीक है बच्चों, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को बैगिंग कहते हैं। ठीक है, और जब बैगिंग पुष्प का वर्तिकाग्र सुग्राहिता को प्राप्त करता है, मतलब कि जब वर्तिकाग्र क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, तब नर पौधे से संग्रहित परागकोश के परागकण को उस पर छिड़क देते हैं तथा पुनः उसे उस थैली से ढक देते हैं। ठीक है, और उसे फल बनने तक छोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर उसको फल बनने तक क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर देखो इस विधि द्वारा एक प्रजनक अपनी वांछित परागण को लाकर निषेचन क्रिया करवाता है। ठीक है ना, अब क्या होगा कि इसमें क्या करता है, एक जो प्रजनक है वो अपनी वांछित परागण लाता है। ठीक है ना, मतलब कि द्विलिंगी पौधा था, उसका पुकेसर तो काट के हटा ही दिया था, अब वो दूसरे पौधे के क्या लाएगा, परागकण लाएगा। ठीक है, तो वो जो दूसरा पौधा होता है जिसका वो परागकण लाएगा, वो अपना क्या होगा, वो जो प्रजनक है उसका वांछित होगा, मतलब उसकी पसंद का होगा। ठीक है, और तो क्या होगा, वो जो परागकण लाकर निषेचन करवाता है, इससे क्या होगा, नर जनक के गुणों का ध्यान रहता है। ठीक है ना, जिस पौधे के वो परागकण लाया है उसका ध्यान रहता है। ठीक है, उसके गुणों का ध्यान रहता है, और उन गुणों को वह उस पौधे में समाहित करने में क्या रहता है बच्चों, सक्षम होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो अध्याय 2 है उसके अभ्यास प्रश्नों पे 1 से लेकर 10 अभ्यास प्रश्नों पे चर्चा करी है। ठीक है बच्चों, बाकी के जो अभ्यास प्रश्न है वो अगली वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।